नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आप लोग को पता होगा कि जैक बोर्ड क्लास 12 का जो मॉडल सेट है वो सभी विषयों का आ चुका है, एक एक मॉडल सेट। तो इस वीडियो में हम लोग विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को 2024 दिख रहा होगा जो कि मिसप्रिंट हुआ है। ये 2025 का मॉडल सेट है। आप लोग जाके जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और इसका हम एक एक करके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आंसर की बताएंगे, क्योंकि आप लोग को जो आंसर की लास्ट में दिया हुआ है उसमें बहुत सारा का आंसर गलत भी दिया हुआ है और सिर्फ आंसर पता करने से इकोनॉमिक्स में आप कुछ नहीं कर पाइएगा जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा कैसे ये आंसर आया और कैसे इसका सॉल्यूशन। क्योंकि सिर्फ 30 क्वेश्चन से ही आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाइएगा। उससे रिलेटेड जितना भी उससे क्वेश्चन है उससे सारे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी जैक बोर्ड में। क्योंकि जो मॉडल सेट रहता है वो बताया जाता है आप लोग को कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसी प्रकार के हम लोग सारे क्वेश्चन को अगर देख लेंगे तो हम लोग को परीक्षा में आप लोग आराम से 90% ला सकते हैं। उसके बाद जब MCQ के बाद आप लोग को सब्जेक्ट भी कराया जाएगा। तो वीडियो को देखिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालें तो आप लोग देख सके, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसे होता है, यहाँ ऐसे, यहाँ से यहाँ पर होता है y अक्ष, यहाँ पर होता है x अक्ष और यहाँ पर होता है 0। और यहाँ से आप लोग को उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो इस प्रकार से ऐसे होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से तो आप लोग को पता होगा, चैनल पर रेगुलर होंगे तो भी आप लोग को पता होगा। यहाँ से देखिए इसको बोलते हैं नतोदर, इसको बोलते हैं नतोदर। तो किस प्रकार का ढाल होता है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं की ओर ढाल रहता है उत्पादन संभावना वक्र का। तो इसका राइट आंसर पहला का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता का ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा कुल वस्तु की मात्रा, कुल वस्तु की मात्रा, मतलब कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन बता कुल वस्तु की मात्रा। यहाँ पर आपका पहला आ जाएगा TU/Q, सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता की परिवर्तन बता कुल वस्तु की मात्रा। यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच है। यहाँ पर आप लोग को रेखा चित्र दिया हुआ है जिसमें आप लोग को बताना है मांग की लोच। तो आप लोग को यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया। इसी प्रकार के आप लोग को पता होगा मांग के लोच की 5 रेखा चित्र होते हैं, 5 चीज़ें होती हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए एक होता है E बराबर इन्फिनिट, अनंत। एक होता है E एक से बड़ा, एक से बड़ा। एक होता है E बराबर 1 और एक होता है E एक से छोटा। एक होता है E बराबर 0। यहाँ देखिए ये इस प्रकार, यहाँ पर आप लोग वक्र में समझिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे यहाँ ऊपर सट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग को E बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से अगर रहेगा कोई वक्र इस प्रकार से, तो आप लोग को E बड़ा रहेगा 1 से। तो आप लोग को इस वक्र में क्या दिखाया गया है, इस वक्र में आप लोग को साफ साफ यहाँ से दिखाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि आपका इस प्रकार से वक्र बनेगा यहाँ पर सीधे कोना पर से 0 से। तो आप लोग को यहाँ पर है E बराबर 0, E बराबर 0, E बराबर यहाँ पर 0 है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो E बराबर जब आप लोग को 0 रहता है तब आता है आपका पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो यहाँ पर E बराबर 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जब यहाँ ये लाइन यहाँ पर सटेगा तो E बराबर 0 रहेगा, यहाँ रहेगा तो E 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। और यहाँ रहेगा E बराबर 1 और यहाँ रहेगा E बड़ा रहेगा 1 से। और जब यहाँ पूरा सट जाएगा तो आप लोग को E बराबर इन्फिनिट हो जाएगा। तो देखिए इन्फिनिट में रहेगा पूर्णतः लोचदार मांग। अगर E बड़ा है 1 से तो आपका रहेगा लोचदार मांग, और E बराबर 1 है तो आपका हो जाएगा इकाई लोचदार, इकाई लोचदार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई लोचदार, यानी कि
बी हो जाएगा, तीसरा का बी आंसर। और यहाँ पर देख लीजिए ई छोटा रहेगा तब आपका हो जाएगा बेलोचदार, बेलोचदार तब हो जाएगा। और ई बराबर 0 रहेगा तो आपका हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो इस प्रकार से आप लोग को पांच नियम यहाँ पर काम करेगा, पांचों के पांचों आप लोग को पता रहेगा और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आप लोग का आएगा, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने के मतलब कि कोई हमारे पास कच्चा माल आ रहा है, कोई कच्चा माल आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रहा है तो उसको हमको निर्गत में परिवर्तन करना है। क्या में निर्गत में मतलब कि कोई कच्चा माल आया फिर उसको हम लौटाएं, कोई वस्तु में कन्वर्ट करके लौटाएं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ लाए और फिर उसको लौटा रहे, तो हम सीधा सीधे उत्पादन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगत में निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, किसी परिवर्तित साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, Q/L। इसका राइट आंसर Q/L। औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र होता है Q/L। उसके बाद देखिए पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। पूर्ति के नियम को कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ति के नियम को कौन सा प्रदर्शित करेगा, आपका प्रदर्शित करेगा S बराबर F/P। तो यहाँ पर S क्या है, S आपका है पूर्ति, मतलब कि पूर्ति बराबर, पूर्ति जो है वो वस्तु है, मूल्य और साधनों पर निर्भर करता है। क्या होता है, पूर्ति जो है वो मूल्य और साधनों पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए S बराबर फैक्टर बाई प्राइज, फैक्टर इंटू प्राइज, मतलब कि मूल्य और साधन। F मतलब होता है मूल्य, फैक्टर मतलब कि साधन, और P मतलब प्राइज मतलब कि कीमत। तो आपका जो पूर्ति है वो कीमत और साधन पर निर्भर करेगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए इसका जो कीमत निर्धारण का जो है वो प्रक्रिया समय तत्वों का विचार प्रस्तुत करता है, यह प्रस्तुत किया था मार्शल ने। किसने किया था, मार्शल ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा स्किप कीजिए तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं। तो एक एक करके सारा जानकारी आपको डिटेल में मिलेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जल्दी के चक्कर में रहिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। खाली आंसर देखने से, ABCD देखने से आपको कुछ नहीं होगा, समझिएगा पूरा, तभी आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखिए आठवां क्या है, एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है, क्या है, पहला क्या है, बाजार का पृथक होना। बाजार का पृथक होना मूल्य शर्त है, नहीं, ये गलत है। क्रय शक्ति में भिन्नता, क्रय शक्ति में भिन्नता, यह भी नहीं होगा। मांग की लोच में भिन्नता, यह भी नहीं होगा, मतलब कि ये सभी होगा। क्योंकि एकाधिकार मूल्य मतलब कि एक मूल्य विभेद है, मतलब कोई सामान है उसका अलग अलग मूल्य है। क्या है, अलग अलग मूल्य है। तो ये तीनों नियम रहेगा तब, कोई एक नहीं होगा। कोई एक पर टिक मारेगा आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, बाजार का पृथक होना भी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग बाजार रहेगा तभी आप अलग अलग दाम रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास भी सामान है, वही सामान आपके पास भी सामान, हम 10 रुपये में बेचेंगे, आप 15 में बेचेंगे, तो आपके पास कोई लेगा नहीं, लेगा, हमारे पास लेगा। तो बाजार अलग अलग है तब आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय शक्ति में भिन्नता, मान लीजिए आपके पास कोई खरीदार ही नहीं है, खरीदार अलग अलग है तब तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो कहाँ से रखिएगा। मांग की लोच में भिन्नता, मांग भी अलग अलग होना चाहिए, मतलब कि ये सभी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र क्या होता है, तो देखिए प्रतिस्पर्धा रहित मांग का वक्र जो होता है इस प्रकार से होता है। यहाँ देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, AR एवरेज रेवेन्यू और यहाँ पर MR, मतलब कि चाहे फिर और दूसरा तरीका से रहेगा तो भी आएगा, खूब से खूब जाएगा, यहाँ पर पूरा जाएगा, फिर भी ये एवरेज रेवेन्यू MR से बड़ा ही रहेगा। मतलब कि AR बड़ा हो MR से, हर चीज़ एवरेज रेवेन्यू औसत आगम पर डिपेंड करता है। मतलब कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में हर चीज़ किस पर डिपेंड करेगा, औसत आगम वक्र पर। किस पर, औसत आगम वक्र पर, एवरेज रेवेन्यू कर पर हर चीज़ डिपेंड करता है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में।
उसके बाद देखिए 10वां क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर शीट में गलत दिया गया है। आंसर शीट में आपका ये आंसर जो है वो गलत दिया गया है। इसके जो लेखक है वो है J.M. किन्स, J.M. किन्स। और J.M. किन्स का बहुत बार जन्म भी पूछा जाता है, कब, मतलब कि इस पुस्तक को कब लिखे थे ये भी पूछा जाता है। तो कब लिखे थे? 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। आपका राइट आंसर सी होगा, J.M. किन्स होगा, द जनरल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक। और अगर आपको पूछेगा यहाँ पर देखिए वेल्थ ऑफ नेशन, एक होता है वेल्थ ऑफ नेशन जो कि बहुत ही फेमस की किताब है इकोनॉमिक्स में, वेल्थ ऑफ नेशन। तो उसका जो लेखक है वो है एडम स्मिथ। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं ये दोनों किताब में, कहीं कहीं आपको एडम स्मिथ दिया रहेगा, आप सीधे जाइएगा एडम स्मिथ मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है, J.M. किन्स। वेल्थ ऑफ नेशन किताब के लेखक जो है वो एडम स्मिथ है। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, तो 11वां क्वेश्चन क्या है, किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा सकल घरेलू उत्पाद, GDP का आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर सीधे GDP का यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, उसी को पूछ दिया कि ये क्या कहा जाता है। तो आप लोग को GDP का डिफिनेशन याद होगा तो आप लोग यहाँ सीधा से टिक मार देंगे, सकल घरेलू उत्पाद, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना आप लोग को पता होगा 1935 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का निम्न में से कौन से तत्व है? एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए उपभोग होगा, उपभोग ही होगा खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के तत्व, निवेश भी है, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात भी है। मतलब कि आपका उपरोक्त सभी खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के तत्व सभी हैं, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है जो कि वास्तविक में निवेश करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, रियल इन्वेस्टमेंट। तो शेयर खरीदना रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पुरानी फैक्ट्री खरीदना ये भी रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका बैंक में जमा खाता खोलना, खाता खोलिएगा तो ये भी रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? भवनों को निर्माण करना, भवन, कोई भी भवन को आप निर्माण करते थे, आप रियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए आपका 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो ये आप लोग को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, किस अनुच्छेद से बजट का है? तो आपका ये अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 का जो संबंध है वो इसमें बजट के बारे में सारा डिटेल दिया गया है। अगर आप लोग 112 अनुच्छेद पढ़ते हैं भारतीय संविधान के तो। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि, मतलब कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है जहाँ पर एक ही सामान का बहुत से फैक्ट्री उत्पादन करती है, तो वो कब बंद करेगा? जब उसका प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम हो जाए, मतलब कि कीमत औसत लागत से कम हो जाए। जब हमारी कीमत औसत लागत से कम हो जाए, जैसे कि हम बना रहे हैं 20 रुपया का कोई सामान है, हमको उसको बनाने में लगा है 20 रुपया और उसका दाम है 15 रुपया, तो हम 5 रुपया घाटा सके थोड़ी सामान लेंगे, हम उस सामान को नहीं बनाएंगे। अगर वही चीज़ बनाने में हमको 20 रुपया लग रहा है, बाज़ार में उपलब्ध मिल रहा है 15 रुपया में, तो हम उस चीज़ को बनाना बंद कर देंगे। तो एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा कब? जब पी उस छोटा रहेगा एवरेज कॉस्ट से, मतलब कि कीमत से औसत लागत बड़ा रहेगा तब। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल कहा जाता है? उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, आयकर। बिक्री को नहीं किया जाता क्योंकि बिक्री पर सीधा सीधा कर नहीं लगाया जाता है, और जो खरीदेगा उस पर लगेगा, जो नहीं खरीदेगा उस पर नहीं लगेगा। लेकिन आप इनकम कमाते हैं, आप अकेले कमाते हैं, तो आप सीधा प्रत्यक्ष कर लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, गिफ्ट टैक्स भी लगेगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर शीट में गलत दिया हुआ है,
इसका राइट आंसर आपका होगा 1944 में। 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। तो किस परिस्थिति में कमी हो सकती है, तो इसका भी जो आंसर है वो आंसर शीट में गलत दिया हुआ है, इसका भी आंसर गलत दिया है। बैंक पहला क्या है, बैंक दर में कमी। मान लीजिए कि बैंक का रेट अगर कम हो जाएगा तब तो आपको जो कमर्शियल बैंक है, मतलब कि जो निजी बैंक है, वो ज़्यादा लोन लेगी, और ज़्यादा लोन लेगी तो ज़्यादा आदमी को लोन भी देगी, तब आपका मुद्रा की पूर्ति में कमी थोड़ी होगा, मुद्रा की कीमत में और बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोन लेगी तो ज़्यादा पैसा निकालेंगे लोग तो कीमत बढ़ जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। अगर आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा अपने पास रखता है, नगद अपने पास ज़्यादा रखता है और कमर्शियल बैंक को कम देता है, तब आपका मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी, क्योंकि ज़्यादातर पैसा वही रख रहा है, तो मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी। तो कब होगा, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होगा तब। उसके बाद देखिए पिछला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन, सारे कथनों को हम लोग पढ़ते हैं एक करके। तो देखिए उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, पूंजीवादी मतलब कि हम अपने पूंजी से, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो जो उत्पादन करता है उसका निजी स्वामित्व होता है, बिल्कुल होता है। हम अपने से उत्पादन कर रहे हैं, प्राइवेट है, तो हमारा ही स्वामित्व रहेगा, दूसरा का थोड़ी रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, प्राइवेट कंपनी जन कल्याण नहीं सोचती है, जनता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है, नहीं होता है, सरकार का इससे मतलब नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा नियम कानून लगाता है लेकिन पूर्ण हस्तक्षेप नहीं होता है। श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं, तो श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव इसमें होता है, हम अपना पैसा से कितने भी श्रमिक खरीद सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। उसके बाद देखिए मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी, बेरोजगारी दर निकालना है। तो बेरोजगारी दर निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है आपका बेरोजगार व्यक्ति की कुल संख्या, बेरोजगार व्यक्ति की कुल संख्या बटा कुल श्रमिक शक्ति, मतलब कि जितने भी बेरोजगार है उसकी कुल संख्या। तो कितना बेरोजगार हमारे पास है, 10,000 है। उसके बाद कुल श्रम शक्ति, हमारे पास काम करने के आदमी कितना है, तो 2 लाख काम कर रहे हैं, 10,000 बेरोजगार है, तो कुल कितना हो गया, 2,10,000, 2,10,000। और इसको हमको परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए आप लोग को पता हो कि 100 से गुना किया जाता है, तो परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। अगर इसको काटिएगा तो आपका यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा, एक इसमें भाग दीजिएगा तो आपको निकल कर आएगा 4.76%, मतलब कि 5%। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, तो एक क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी दर निकालने वाला, तो आप लोग को फार्मूला याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान फार्मूला है, कोई ज़्यादा महंगा फार्मूला नहीं है, याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। उसके बाद देखिए मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया, ये किसने किया था, तो मुद्रा का स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन जो है वो पॉल एजिंग ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो देखिए विक्रेता से क्रेता की ओर, विक्रेता क्रेता की ओर वस्तु की सेवाओं का प्रवाह, मतलब कि विक्रेता कोई क्रेता को देगा तो क्या देगा, सीधी सी बात है वस्तु ही देगा, बेचेगा तो वस्तु ही बेचेगा, तो आपका वास्तविक प्रवाह होगा। अगर क्रेता से विक्रेता की ओर है तो क्या होगा, तो अगर क्रेता से विक्रेता रहेगा तो मौद्रिक प्रवाह, और विक्रेता से क्रेता है तो वास्तविक प्रवाह। तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए मुद्रा ने दूर किया, तो मुद्रा क्या दूर किया है, सामाजिक बुराई को दूर किया है। मुद्रा से क्या मतलब है सामाजिक बुराई का, आर्थिक बुराई नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया। अब हमारे पास पैसा आ गया है तो हमको बहुत आसान हो चुका है। पहले क्या होता था कि कोई भी चीज़ लेना है तो आपको वस्तु दे, छाता लेना है तो आपके पास गेहूँ तो गेहूँ जाके दीजिए, अगले आदमी को नहीं लेना है तो नहीं लेगा, तो फिर आप छाता ले भी नहीं सकते हैं। पैसा आ गया, कोई भी चीज़ लेना है बस पैसा दीजिए आपको मिल जाएगा कोई भी चीज़। तो क्या किया, वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों को दूर किया है।
उसके बाद क्या है, आय के संतुलन स्तर पर क्या है, तो आय के संतुलन स्तर पर जो है वो बचत और निवेश बराबर होते हैं। आय के संतुलन स्तर जब हमारा बचत और निवेश दोनों बराबर है तो मतलब कि आय हमारा संतुलन स्तर पर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन है, तो विनिमय का सर्वमान्य माध्यम जो है वो मुद्रा है, क्योंकि चेक लेके जाइएगा सब जगह आप सामान नहीं खरीद सकते हैं, बंद पत्र से नहीं सामान खरीद सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से आप कोई भी सामान नहीं, मुद्रा लेके जाइए आप, दुनिया का कोई कोना में जाइए, मुद्रा रहेगा आपके पास, मनी रहेगा तो आप कहीं से कोई भी सामान ले सकते हैं। तो सर्वमान्य माध्यम है। उसके बाद देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगी है, बहुत सा फर्म रहेंगे, एक ही चीज़ का बहुत सामान है, आप जिसका बढ़िया रहेगा उसका बेचाएगा, जिसका बढ़िया रहेगा उसका नहीं बेचाएगा, तो बहुत सारे जरूरत है, अत्यधिक। उसके बाद देखिए, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है, तो समग्र मांग का घटक कौन नहीं है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, ये आपका समग्र मांग का घटक नहीं है। उसके बाद देखिए, विदेशी विनिमय दर क्या है, विदेशी विनिमय दर, तो विदेशी विनिमय दर क्या है, वस्तु की कीमत नहीं, वस्तु की मुद्रा में कीमत नहीं, मुद्रा की वस्तु में कीमत नहीं, देसी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कीमत, ये है आपका विदेशी विनिमय, मतलब विदेशों से तुलना। जैसे कि हमारा रुपया भी जो है $1 के कितने बराबर है, $1 के लगभग 80-83 लगभग यही दाम है अभी, तो $1 के बराबर कितना रुपया है, मतलब कि और दूसरे देशों की मुद्रा से विदेशी मुद्रा में जो कीमत है उसी को बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। तो आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।